नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ आपका मेंटोर स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेट सेक्शन। तो दोस्तों, आज है 3 फेब और दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। सबसे पहले तो आप सबको ये मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि यूपीएससी का फॉर्म 2022 का आ चुका है। जिनको नहीं पता होगा आप अभी जाइए वेबसाइट पे, और मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप क्लिक करके तुरंत आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसके नोटिफिकेशन पे, फिर आप उसको क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अब देर किस बात की है। कलम कॉपी उठाइए, अपना लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट जो भी है उठाइए, रिवीजन करना शुरू करिए। आज से रिवीजन का टाइम टेबल बना लीजिए। ओके, चलिए बिना देर करते हुए आज का हम एडिटोरियल ओपन एनालिसिस शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इसको देखा होगा, सुना होगा आपने, यूपी में काबा और यूपी में सब्बा। रवि किशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन हैं, एमपी हैं, उन्होंने अपने खुद की आवाज़ में इस गाने को गाया है। एक रीज़न है इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे यहाँ लगाने में, और ये जो मैंने लिखा है, देयर इज़ अ डिस्कोर्स शिफ्ट इन उत्तर प्रदेश, एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमारे एस्पिरेंट्स को, जो कि डेडिकेटली हमें वॉच करते हैं और लिखते हैं। तो जिसका आंसर लोगों ने मेंशन किया है, मैं बता देता हूँ। 6.4 होगा फिजिकल डेफिसिट जो टारगेट है, और 112वें आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज रेफर्ड एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट आर द की फीचर ऑफ एफआरबीएम एक्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट कंसोलिडेटेड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो कुछ एस्पिरेंट्स ने, ये स्क्रीन पे आपके सामने है, कुछ हमारे डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स हैं, जैसे शेख समरीन एनोनिमस एस्पिरेंट, संजीव, निखिल, नितेश, कुशाग्र, ये लोग कुछ बच्चे हैं जो डेडिकेटली लिखते हैं। एंड मुझे कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है कि ये बच्चे बहुत सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हैं इन मामलों में, तुरंत रिस्पॉन्स आता है इनका। बहुत अच्छी रिविजन आपकी हो रही होगी, आई एम श्योर डेफिनेटली। तो शेख समरीन जो लिखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, समरीन ने कहा है कि शी विल बिगिन बाय डिफाइनिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ पार्ट ऑफ द बजट। गुड, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है और रिसेंट बजट में क्या कहा गया है इसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट, राइट अबाउट द वेरियस मेजर्स प्रपोज इन बजट 22 टू बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ आप चीज़ें मेंशन करेंगे, ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, 4-5 चीज़ें आप मेंशन कर देंगे। ठीक, जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज हो गए, या कोई डेवलपमेंट हो गए, पीएम गति शक्ति हो गया, ये मेंशन कर देंगे आप। नेक्स्ट जो है, जो मेन बॉडी आएगी, उसमें लिखेंगे आप राइट अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विल हैव ऑन इंडियन इकोनॉमी। गुड, इनफैक्ट हम ये कर भी सकते हैं कि किसी दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को हम कंपेयर कर सकते हैं। जिस कंट्री की इकोनॉमी ने अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, उसकी इकोनॉमी अच्छी हुई है, उसकी इकोनॉमी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से अच्छी रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाइना हो, यूएस हो, ये सब मामले में है इसके। गुड थिंग, ऑलवेज सब्सटैंशिएट योर कंटेंट। रिपोर्ट्स, कमिटी, जजमेंट, किसी के साथ भी उसको सब्सटैंशिएट करिए। ठीक है, प्रूफ के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, राइट डाउनसाइड इंक्रीज, डाउनसाइड ऑफ द इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, हायर इन्फ्लेशन, हायर फिजिकल डेफिसिट। राइट, बहुत अच्छी पॉइंट ये आपने लिखा है, ये जरूर मेंशन करना आप जब हम केपेक्स के बारे में लिखेंगे तो। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, बाय राइटिंग अ वे फॉरवर्ड टू अ प्रूडेंट इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल्स अधेरिंग टू फिजिकल लिमिट्स ऑफ बोरोइंग। वेल डन, वेरी गुड। फिजिकल डेफिसिट को हम ध्यान में रखते हुए कि हमारे एक्सपेंडिचर्स को एक्सीड न करें, फिजिकल डेफिसिट एक कैप है, उस पर हम नियंत्रण रखेंगे। यहाँ पे आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक साथ मिल के सबको करना होगा ये। सो अप्रोच अच्छा है आपका शेख समरीन, वेल डन। ओके, गुड वन। एनोनिमस एस्पिरेंट कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि हेल्पिंग इन इंक्लूसिव ग्रोथ, बेटर कनेक्टिविटी, रूरल इंडिया, अर्बन, ये पॉइंट्स आपके सही हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। ओके,
सो वेल डन वंस अगेन हियर। और आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आई थिंक आपने जो मेरा प्रीवियस एमसीक्यू था उसमें 112वें आर्टिकल पे आपने मेंशन किया है, सही जवाब है आपका। ठीक है। संजीव कुमार कहते हैं कि कोई ऐसा लिंक नहीं है, फिलहाल अभी कोई लिंक ऐसा नहीं है संजीव। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली फिल दैट फॉर्म। उस फॉर्म को जैसे आप फिल करेंगे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पे आप वन ऑन वन मेंटरशिप करके आप अपना आंसर रिव्यू करा सकते हैं। मीनवाइल जब तक हम कुछ अनाउंस नहीं कर रहे हैं अभी, तब तक आप इसी माध्यम से, जैसे ये सारे बच्चे लिख रहे हैं, इसी माध्यम से आप भी लिखते रहिए। ज़्यादा नहीं, कुछ 2-3 लाइन आप मेंशन करिए, उससे मैं तर्क और उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आपकी तैयारी कहां तक है और कैसी है। ठीक है। फिर हमारे कुछ और भी एस्पिरेंट्स हैं। शेख समरीन ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एफआरबीएम एक्ट का, सो वेल डन समरीन, अगेन आपने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड 2003 में आया था, ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन भी किया था अपने सेशन में। फिर एनोनिमस एस्पिरेंट भी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के लिखते हैं। इन्होंने, मैडम ने क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बट ब्लेस यू लास्ट में कहा है, तो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू एज वेल। एंड एनके सिंह की कमेटी की रिपोर्ट से, दिस इज वेल डन, नो बडी हैज़ रिस्पॉन्ड टू इट। दिस इज एनके सिंह के रिव्यू पे एफआरबीएम एक्ट का सेटअप हुआ था कमेटी, और इसका 6.4 होगा। ठीक है। इससे क्या होता है कि रिवीजन धीरे धीरे होगा। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है। बजट लंबा है, धीरे धीरे हम समझेंगे। ठीक है। हमें कहीं डिबेट तो करना नहीं है किसी न्यूज़ चैनल पे जाके, हमें तैयारी करनी है, तो धीरे धीरे हम समझेंगे। ऑलराइट, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ इस बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी हमारा न्यू इनिशिएटिव, न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि आपके लिए ही बना रहे हैं और आपसे ही मिस हो जाएगा तो फिर क्या फायदा ना। तो प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो सिविल्स डेली यूट्यूब क्लासेस। चलिए हम आज के एडिटोरियल एनालिसिस पे अब आते हैं। आज का एडिटोरियल एनालिसिस थोड़ा सा लाइट है। लाइट मतलब कि आप आराम से वीडियो पॉज करिए, रिलैक्स होइए और पेन कॉपी उठा के लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा लाइट है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी चीज़ें आपको पता हैं, बस एड ऑन है, रिवीजन हो जाएगा आपका काफ़ी अच्छा। ठीक है। इस आर्टिकल की मैं बात कर रहा था, देयर इज अ डिस्कर्स शिफ्ट इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है। हालांकि मैंने इस आर्टिकल को कवर नहीं किया है, लेकिन मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि इस आर्टिकल में जो मैडम हैं जोया हसन मैम, इन्होंने, जो प्रोफेसर हैं, इन्होंने इनके वाली बात की है। ठीक है। ये नेहा राठौड़ हैं, इन्होंने रिप्लाई दिया है, बहुत ही कड़वा सच एक रिप्लाई दिया है इनको, रवि किशन के गाने को, और इनका ही एक एलैबोरेटेड फॉर्म बहुत ही इंग्लिश में बहुत ही अच्छे तरीके से इस आर्टिकल में जोया हसन मैम ने लिखा है। देयर इज अ डिस्कोर्स शिफ्ट इन उत्तर प्रदेश, इकोनॉमिक हार्डशिप, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड फार्म डिस्ट्रेस अपीयर टू बी द सेंटर एट अ पब्लिक डिस्कशन। ठीक है। तो आप देखिए, अगर वीडियो नहीं देखा होगा आपने, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, बहुत फेमस हुआ है, बहुत पॉपुलर हुआ है, सुनिएगा देख के। ठीक है। नाउ ये जो आर्टिकल था मैंने इस पे हाईलाइट किया हुआ है, आप मेरा वीडियो पॉज करिए। ठीक है। यहीं पॉज करिए और समझ लीजिए, क्योंकि मैंने इसको कवर नहीं किया है। ठीक है। देयर आर रीजंस फॉर दिस, मैंने इसको कवर नहीं किया है। ठीक है। यो यूपी में इलेक्शंस हैं और वी ऑल नो द हाफ ट्रूथ एंड द हाफ लाई अबाउट इट। क्या सच है क्या झूठ है हमें पता है, ग्राउंड रियलिटी सब देख रहे हैं। यस देयर आर डेवलपमेंट्स, यस देयर आर नो डेवलपमेंट्स एज वेल इन सम एरियाज। ठीक है। तो उसी को इस एक्चुअली इस आर्टिकल को बेस बनाया गया है, और एक कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजन पॉलिटिक्स के बीच में मतभेद है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इज प्लेइंग द रिलीजन पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम, ओके, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, और कास्ट पॉलिटिक्स जैसे कि समाजवादी पार्टी है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, ये लोग प्ले कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल आया है यूपी पॉलिटिक्स में, वो इस वाले आर्टिकल में आया था, फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो, जो प्रियंका गांधी जी ने, प्रियंका वाड्रा जी ने जो मैनिफेस्टो अपना लेके आई हैं फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म मतलब कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इसको कवर नहीं किया है, देयर इज अ रीजन फॉर इट, क्योंकि हम इसको अपने एक्सप्लेनर में और करंट अफेयर में बाद में कवर करेंगे अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। लेकिन हाँ, विमेन पॉलिटिक्स की बहुत ज़रूरत है, विमेन इन पॉलिटिक्स की बहुत ज़रूरत है, विमेन की रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो हालांकि इन चीज़ों पे भी हम पॉज करते हैं, हम थोड़े लाइट नोट पे आते हैं।
हम आते हैं अपने इस आर्टिकल पे, जो कि थोड़ा सा हमारा रिवीजन भी होगा और एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है। गवर्नर्स मस्ट वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स। संविधान के दायरे में राज्यपालों को काम करना पड़ेगा, ना कि सरकार के हित में गवर्नर को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है। अब हम आते हैं इस आर्टिकल पे, अपने प्रेजेंटेशन पे। सो कंट्रोवर्शियल रोल्स ऑफ गवर्नेंस यहां मैंने मेंशन किया है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। जीएस पेपर 2 का पार्ट है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, रोल ऑफ गवर्नर, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यहां बात आ रही है। ये 3 न्यूज मैंने आपके लिए चिपकाई है। तीनों न्यूज, एक है महाराष्ट्र से रिलेटेड, दूसरी है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, तीसरी है तमिलनाडु से रिलेटेड। ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, जो गवर्नर हैं वो कह रहे हैं, ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ की, वो कह रही हैं कि जो गवर्नर हैं वो बिना मतलब के कामों में ज़बरदस्ती टांग लड़ा रहे हैं। ठीक है, ममता बनर्जी ने गवर्नर को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इनफैक्ट गवर्नर ने उस ब्लॉक्ड ट्विटर को और एक मैसेज को ट्वीट किया है ट्विटर पे ही कि आइए हम लोग शांति से और बातचीत करते हैं इन मामलों में। बेसिकली जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को बार बार वो परेशान करते आए हैं। ठीक है, रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी गवर्नर का रोल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था। और अभी हावड़ा ब्रिज से रिलेटेड एक बिल पास होना था जिसको कहा जा रहा है हावड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, इस बिल को पास होने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। गवर्नमेंट क्लेम्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट एंड टेकन अप द क्रजल फॉर ओपोजिशन बीजेपी, सॉरी। तो इस बिल को न पास होने देना, कई सारी ऐसी चुनौतियां आना जिसके वजह से ममता बनर्जी को बहुत दिक्कत हो रही है कि गवर्नर बीच में आ जा रहे हैं हमारे फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, समय समय पे ऐसा लगता है कि हम उनके बॉन्डेड लेबर हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि हम उनके बॉन्डेड लेबर हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ थी वो महाराष्ट्र में थी। जो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह खोसियारी, बेसिकली अभी भी वहाँ की गवर्नर की सीट जो है एक टाइम पे खाली थी। तो रिसेंटली महाराष्ट्र के जो गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज स्टॉल्ड द इलेक्शन ऑफ स्पीकर सिंस द पोस्ट फेल वैकेंट। आई एम सो सॉरी, वहाँ पे जो स्पीकर की पोस्ट है वो खाली है। अभी से नहीं, बहुत टाइम से, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए इस बात को। ठीक है, ही हैज़ टेकन एन अम्ब्रेज ओवर द अमेंडमेंट इन द लेजिस्लेटिव रूल फॉर होल्डिंग द स्पीकर। अब बताइए, किसी हाउस में स्पीकर का ना होना तो हाउस कैसे चलेगा, है ना। तो इससे रिलेटेड एक मुद्दा बन चुका है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, मतलब बीजेपी जो है वो गवर्नर के रोल को अपलॉड कर रही है, तालियां बजा रही है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है महाराष्ट्र की वहां पे वो गवर्नर से खुश नहीं है। इसी से रिलेटेड अब तीसरा मुद्दा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रावी, ठीक है, ये वाला RN रावी, इनके अगेंस्ट में हंगर स्ट्राइक किया गया है नीट एग्जाम के लिए। नीट एग्जाम जो कि एक एग्ज़ाम है पोस्ट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा डिग्री को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली तमिलनाडु गवर्नर ने ये कहा है कि भाई नीट से रिलेटेड हम एग्ज़ाम पास करेंगे, लेकिन गवर्नर ने उसको रोक दिया है। ठीक है, सो बाई यहाँ पे टोटली मेंशन है द बिल रिलेट्स टू अ क्वेश्चन ऑफ स्टेट सेंटर रिलेशन एज इट प्रपोजेस टू डिस्पेंस विद द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीइंग क्रिटिसाइज्ड विद कर्टेलिंग स्टेट पावर। ठीक, तो 3 इश्यूज हैं यहाँ पे। अब मुद्दा क्या हो रहा है, तो आइए हम यहाँ ये समझते हैं अपने यूपीएससी की भाषा में कि गवर्नर का रोल क्या है आखिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मुद्दा, देखिए कई सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हैं जो और एमपीज हैं जो कि प्रेसिडेंट से गवर्नर की रेजिग्नेशन की या विड्रॉल की डिमांड कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा अधिकार देता है, आर्टिकल 153, वो कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर
फॉर ईच स्टेट, हर राज्य में एक राज्यपाल होना आवश्यक है, मैंडेटरी है, जरूरी है। One person can be appointed as governor for two or more states. It is stated that a governor has a dual role. ठीक है, dual role कैसे है? एक तो he is a constitutional head of the state. ठीक है, संवैधानिक हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द नेशन है, वैसे गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट, बाउंड बाई एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये लाइन ध्यान से समझिएगा, बाउंड बाई एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन यहाँ जो तीनों मसले हो रहे हैं वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं फॉलो की जा रही है। ठीक है, सो देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the CM at the head to aid and advise the governor in the exercise of his function, except some functions for discretion। ये जो exception है ना, इसी का गवर्नर लोग फायदा उठा रहे हैं आज के टाइम पे, और अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके अपने अपने पावर का एक्चुअली मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली बात नहीं आ पा रही है, फेडरलिज्म वाली बात नहीं आ पा रही है। तो ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा 163, इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में, यूट्यूब के थंबनेल में 163 आर्टिकल हैशटैग करके लिखवाया है। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर 164 में लिखा है, गवर्नर असेंट्स, withhold assent or reserve the bill for the consideration of the president passed by legislative assembly। यही हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वो नीट वाला बिल पास हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन प्रेसिडेंट की उस पर साइन चाहिए, तो गवर्नर डीले कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 200 की बात है। ये जो आर्टिकल यहाँ देख रहे हैं, दिस इज आर्टिकल 200। ठीक है, तो आप ना मुद्दे को आर्टिकल से समझिए, बहुत सही होगा, आसान होगा, मजा आ जाएगा, तुरंत रिलेट कर लेंगे। ठीक है, गवर्नर में प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये 213 है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली समय समय पे हर सरकारों ने ये आरोप लगाया है कि राज्यपाल जो होते हैं वो मिसयूज करते हैं अपनी शक्तियों का, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरकारों ने गवर्नर्स को ऐसा कहा है? पहला ये है कि वो कहा जाता है कि दे एक्ट एट द बीहेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। ठीक है, कहते हैं कि गवर्नर जो है, जो रूलिंग पार्टी है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो मेन पार्टी है सेंटर में, उसका पपेट है। ठीक है, पपेट रूलर। रिसेंटली ये देखा गया कि गवर्नर ऑफ राजस्थान हैज़ बीन चार्ज्ड विद वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। राजस्थान इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे कुछ गैर कानूनी चीज़ें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को खारिज करती हैं, जो बिल्कुल ही उसके खिलाफ चली जाती हैं, ऐसा एक्शंस हुए थे। हिज सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल रूलिंग पार्टी इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नॉन पार्टीजनशिप। ओके, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन सिटिंग ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ऑलराइट, ये राजस्थान में हुआ था। बायस्ड आइडियोलॉजी इन सेवरल केसेस, पॉलिटिशियंस एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स आइडेंटिफाइंग विद अ पर्टिकुलर political ideology have been appointed by the governor of the central government। ठीक है, इसी वजह से जिसको कहा जाता है गवर्नर को एजेंट ऑफ सेंटर, पपेट, रबर स्टैम्प, कुछ ऐसे ऐसे नामों से नवाजा जाता है राज्यपाल को, गवर्नर को, जो कि इतनी सुप्रीम और इतनी अच्छी पोजीशन है। ठीक है, बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन है हमारे पूरे कंट्री की। स्टैम्प्स फेवरिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, मिसयूज ऑफ पावर, जैसे कि प्रेसिडेंशियल रूल, अभी हम बात करेंगे आगे। सो दोस्तों, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला जब से आज़ाद भारत हुआ है तब से आया है। उससे रिलेटेड कई तरह की सरकारें आई हैं और सरकारों ने ऐसी रिकमेंडेशंस भी दिलवाई हैं। कुछ रिकमेंडेशन भी ऐसी हुई, जैसे पंछी कमीशन, हम सबको पता है 2010 में ये रिकमेंड किया था कि भाई जैसे एक लेजिस्लेचर को, जैसे मिनिस्टर को हम इम्पीच करते हैं, वैसे ही हम गवर्नर को भी इम्पीच कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन आना चाहिए। ठीक है, तो 2010 में इन्होंने कहा था इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। आपके मेंस आंसर के लिए मैं बहुत मटेरियल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट 355 और 356 आर्टिकल शुड बी अमेंडेड। ठीक है, सरकारिया कमीशन जो बनी थी 1988 में, उसने रेकमेंड किया था कि आर्टिकल 356, ठीक है, जो इमरजेंसी है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, शुड बी यूज्ड इन वेरी रेयर केस व्हेन इट बिकम्स अनअवॉइडेबल टू रीस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट।
सबसे प्राइम एग्जाम्पल इसका है SR बोम्मई केस जो नीचे लिखा हुआ है। वेरियस अदर रिकमेंडेशंस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, फर्स्ट ARC में बात ये कही गई थी, राजमन्नार कमेटी में यह बात की गई थी, जस्टिस V चलिया कमीशन ने कहा गया था कि भैया गवर्नर के अपॉइंटमेंट को, इसके पावर को ध्यान दीजिए, मद्देनजर रखते हुए हमने ये कमीशन बनाई है। ठीक है। ऑन डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑन आर्टिकल 356, SR बोम्मई का केस 1994 का मैंने कई दफा जिक्र किया है। जब भी गवर्नर और सेंटर स्टेट रिलेशन, गवर्नर से रिलेटेड बात आएगी, SR बोम्मई का केस सबसे पहले आएगा। ठीक है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि SR बोम्मई का केस क्या है, कई दफा मैंने आपको बताया है। प्लीज मेरा वीडियो वॉच कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि SR बोम्मई वाला केस कौन सा था, प्लीज उसको देखिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस है वो, जजमेंट है वो। ओके। ना कि सिर्फ गवर्नर से रिलेटेड बल्कि RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से भी रिलेटेड बहुत अच्छा केस है वो। ठीक है। और कुछ देखते हैं हम। रिलेटेड रिकमेंडेशन, पंची कमीशन रिकमेंडेड देयर शुड बी, ये हो गया। सरकारी कमीशन, आई थिंक ये ओके, ये कॉपी पेस्ट है मेरे ख्याल से इसका। ठीक है। ये हैं हमारे महाराष्ट्र के आई थिंक राज्यपाल हैं, और ये राज्यपाल हैं, ये सरकार है, मतलब गवर्नमेंट है, ये गवर्नर गवर्नमेंट, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। इससे रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे, प्लीज़ आप उसको वीडियो पॉज करिए, सुनिए, समझिए, देखिए, सोचिए और यही कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है। इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। ओके। गवर्नर शुड बी डिस्चार्जिंग, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ गवर्नर। जैसे कि समरीन ने मेरे को फ्रेमवर्क बना के दिया है, आप वैसे ही फ्रेमवर्क बना सकते हैं इस संदर्भ में। ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ, जो कि है इंक, इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है। देयर आर गुड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजंस। ये एक अच्छा आर्टिकल है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा अभी। तो बेसिकली ये है वो अग्रीमेंट, FTA अग्रीमेंट की शुरुआत, जहाँ पे ये हमारे मिनिस्टर्स हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और US सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड मैरी त्रिवेलिन लॉन्च नेगोशिएशन ऑफ इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नई दिल्ली में 13 जनवरी को ये मामला हुआ था। ये आपके GS पेपर 2 से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ग्रुपिंग एंड अग्रीमेंट, ये पूरा का पूरा मुद्दा। ओके। तो आइए यहां पे जानते हैं। सो बेसिकली द टू लीडर्स डिक्लेयर्ड देयर एम्बिशन टू बी मोर डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030। कहा जाता है कि लगभग 23 बिलियन यूरो की स्थापना की गई है। ठीक है, आने वाले टाइम में। दे डायरेक्टेड देयर गवर्नमेंट टू टेक रैपिड स्टेप टू रिड्यूस बैरियर्स ऑफ ट्रेड, समझ में आ गया, बैरियर्स ऑफ ट्रेड, एंड टू कॉम्पीट ग्राउंड वर्क नेसेसरी टू बिगिन दी वर्क ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ 2021। ठीक है। हालांकि ये हो नहीं पाया था, अब है 2022, और कहा जा रहा है कि अभी जो है 2022 के एंड में इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी। तब तक ये जो बीच का टर्म है, जैसे फरवरी से लेकर दिसंबर तक के जो बीच का टर्म है, वो एंट्रिम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, अंतरिम कहते हैं जिसको। ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए। इसकी शुरुआत, स्थापना कैसे हुई? शुरुआत बिल्कुल तुरंत अभी अभी हुई। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब लंदन गया था, मैं इस दूसरे कंपनी में जब जॉब करता था, तो मैं लंदन गया था, और मैं पहली दफ़ा मैं UK गया था। तो ऑफ कोर्स जब आप पहली दफ़ा जाते हैं तो बहुत कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ खरीद के ले आते हैं। तो मैंने अपने लिए शूज़ खरीदा था, और अपने फैमिली के लिए भी कुछ, पापा मम्मी के लिए शूज़ खरीदे थे, कपड़े खरीदे थे। तो मुझे याद है जब मैंने अपने लिए एक शूज़ खरीदा था, अंडर आर्मर का मेरा पहला शूज़ था वो, और लगभग 80 पाउंड्स का था। महंगा था US के हिसाब से। ठीक है, UK के हिसाब से महंगा था। लोगों ने कहा था कि यार इतना क्यों खरीद रहे हो। इवन UK के बंदों ने कहा था मुझे कि बहुत एक्सपेंसिव है, सिद्धार्थ ये। मैंने खरीद लिया था वो शूज़। मुझे बाद में पता चला कि UK में वो शूज़ 80 पाउंड्स का है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इंडिया में आऊँ, वही शूज़, हालांकि उस टाइम पर अंडर आर्मर इंडिया में आया नहीं था, लेकिन मैं बाद में जब देखा, जब इंडिया में आ गया, उस शूज़ की कीमत वेबसाइट पे, अमेज़ोन पे लगभग 110 यूरो थी। मतलब लगभग 11,000 रुपये का वो जूता था अगर मैं इंडिया में मंगाता उसको। तो आप समझ रहे हैं, 3,000 रुपये सिर्फ कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीज़ों में लग रही थी। तो मतलब जो जूता मैं
8,000 8,500 में ले सकता था, वो मैं 11,000 मुझे पे करना पड़ता। हालांकि मैंने 80 यूरोस पे किए और 80 पाउंड पे किए, सॉरी मैं यूरो बोल रहा हूँ। मैंने 80 पाउंड पे किए और मैं लेके आ गया, और यहाँ पे वो 11,000 का होता। तो है मतलब अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट उस टाइम पे होता, तो अब जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं कुछ ऐसे शूज़ होते हैं, कुछ ऐसे कपड़े आर्टिकल्स होते हैं जो कि वहाँ रिलीज होते हैं, यहाँ नहीं आते हैं कस्टम ड्यूटी की वजह से, एक्सपेंसिव है उसकी वजह से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं, बहुत कई बार मैंने सामान भी मंगाया है लंदन से, लेकिन उस पर बहुत सारे कस्टम ड्यूटी टैक्सेस लगे हुए हैं। तो सिंपल सीधा सा मतलब है, आई एम श्योर आपके भी फैमिली में कोई ना कोई बाहर रहता होगा, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में, जहन में ज़रूर आती होंगी, यार कस्टम ड्यूटी है, बहुत पैसा लगेगा, बहुत टैक्स लगेगा, ये वो। यही बात यहाँ हो रही है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एफटीए, ठीक है, बिल्कुल कोई भी बैरियर नहीं होगा, ना कस्टम ड्यूटी, ना कोई ट्रेड टैक्स, कुछ नहीं, बिल्कुल निशुल्क सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, जिसकी शुरुआत, स्थापना कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अनलॉकिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश एप्पल टू इंडिया एंड इनेबल अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियन फिशरीज टू एक्सपोर्ट श्रिम्प टू यूके, स्मॉल बट मीनिंगफुल स्टेप। इसकी स्थापना इन्होंने कर दी है। दूसरा, देखिए, हम अगर न्यूज आर्टिकल पे जाएं तो इंडिया और यूके एक हिस्टोरिकल रिलेशन भी है। ऑफ कोर्स हम कैसे भूल सकते हैं यूके को, यूनाइटेड किंगडम को, कोलोनियलिज्म को। खैर वो पुरानी बात है, 75 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन रिलेशन अभी भी, जो नई पीढ़ी है, जो नई गवर्नमेंट है, उनसे बहुत अच्छे हैं हमारे। और यूके की सबसे बड़ी बैंक बार्कलेज, उसका सबसे बड़ा ऑफिस लंदन के बाद इंडिया में है, पुणे में। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। और भी जैसे जेसीबी के प्रोडक्ट हो गए, जैसे और भी कई कोई बहुत सारी कंपनियां हो गई जो कि यहाँ काम करती हैं। ठीक है, और यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ जो कि वहाँ काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो कि यूके में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, यहीं पे मैंने लिखा हुआ है कि इंडिया इज ऑलरेडी द बिगर इन्वेस्टर इन यूके, स्पेशली इन डायनेमिक सेक्टर सच एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। याद रखिएगा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है इंडिया में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड बैटरीज। ओके, 2020-21 की बात है। इंडिया वॉज द यूके सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं आप, पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड किंगडम में भारत दूसरे स्थान पे था जो सबसे ज्यादा यूके में निवेश किया है। कौन कौन सी कंपनीज थी वो? एसआर ग्रुप थी और ओला इलेक्ट्रिक अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट इन द यूके। देखिए, यूके ने यूरोपियन यूनियन के साथ वो एक कॉमर्स ट्रेड था उनका, वो उसमें से हट गया है। वो 2020 में 47 साल का लंबा ट्रेड उसके पार्टनरशिप से यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। क्यों? ट्रेड बैरियर्स की वजह से। ठीक है, देयरफॉर यूके ये कह रहा है कि हम अपने ट्रेड उन कंट्रीज के साथ करेंगे जिनकी आइडियलिज्म, जिनकी आइडियोलॉजी हमसे मिलती हो, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्थापना करते हैं। तो यूके और इंडिया इस संदर्भ में एक साथ चलने का वादा किए हैं। ठीक है, जैसे कि उसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज भी इंडिया यूके के साथ जुड़ रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी। India has an extraordinary opportunity to transform its economy and society in the next 30 year, क्योंकि इंडिया अब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है। सबसे ज़्यादा यूथ जो हैं वो भारत में आज के डेट में मौजूद हैं। एवरेज एज जो एक इंडियन की है आज के टाइम पे वो 29 से 30 साल है। यानी कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, चाहे वो निवेश, उपनिवेश हो, डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, या फिर किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, ठीक है, वो उसमें से वर्ल्ड की लगभग आधी पॉपुलेशन तो इंडो पैसिफिक रीजन में रहती है। एशिया इधर से ऊपर से, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो 50% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ इज प्रोड्यूस्ड वहां होता है। ठीक है, फ्री ट्रेड विद द यूके बहुत हेल्प करेगा इस। So it will help greater access to highly open and competitive market, valuable offering opportunities for India's booming companies. For example, Bangalore के startups हो गए, डायरेक्टली लंदन के कैपिटल मार्केट से वो बात कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके कुछ फाइन प्रोस्पेक्ट्स पे। तो हम आर्टिकल पे अपने चलते हैं। आर्टिकल पे ये मेंशन किया हुआ है फाइन प्रोस्पेक्ट्स कुछ क्या क्या हैं इसके। सो
यूके इंडिया ट्रेड अग्रीमेंट विल गिव अ स्टिमुलस ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन बोथ कंट्रीज। ठीक है, अगर हम केपैक्स की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो डेफिनेटली ये बूस्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट। ये जो हमारा आर्टिकल देख रहे हो आप यहाँ पे, इसको मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी कल हमने कवर कर लिया था, क्रिएटिंग जॉब्स बाय इंक्रीजिंग केपैक्स। ठीक है, हम आगे कवर करेंगे बाद में, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं थी इसकी मुझे लगा। तो क्रिएटिंग जॉब एट इंक्रीजिंग केपैक्स, तो बेसिकली इस आर्टिकल में भी सिमिलरली वही बात की गई है कि जितनी ज़्यादा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, जॉब भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, यूके गवर्नमेंट एनालिसिस, एफडीए वुड एड अराउंड 14.8 बिलियन ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया एंड द यूके कलेक्टिवली बाई 2035। बहुत अच्छी बात है ये। अ ट्रेड डील हेल्प्स डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन बाय मेकिंग इट ईजियर एंड चीपर फॉर मोर बिजनेसेस टू डू बिजनेस अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका आसान हो जाएगा। माइक्रो स्मॉल फाइनेंस कंपनी जो एमएसएमई हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको फायदा हो जाएगा, जो डेली रोजमर्रा का ट्रेड करते हैं जिनको लाखों रुपए का नुकसान और हर्जाना भुगतना पड़ता है कस्टम ड्यूटी ट्रेड, उनको कितनी रियायतें मिल जाएंगी, है कि नहीं। Lower barriers coupled with greater regulatory certainty would incentivize new small and medium sized enterprises। वही जो मैंने अभी आपसे अभी बात की है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एफटीए, ठीक है, ये तो हम तभी से बात कर रहे हैं कि एफटीए है, ये है, वो है, इतनी सारी चीजें, बट व्हाट इज एफटीए? ठीक है, इट इज अ पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशन टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग देम। ठीक है, चाहे इंडिया यूके हो गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया यूके हो गया, किसी भी 2-3 कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना हो गया। अंडर अ फ्री ट्रेड पॉलिसी, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट ट्रैफिक कोटाज। बिना किसी कोटा के, बिना किसी सब्सिडी के, बिना किसी प्रोहिबिशन के, जहां पे कोई भी बाधा ना हो, कोई भी बैरियर ना हो, वो होता है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम आपस में कि सामने वाले दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं जिसमें कोई बाधा ना है हमें। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड इज ऑपोजिट ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म। ठीक है, इज्म आता आइडियोलॉजी आ जाती है, बाकी आप जो कंटेंट समझ सकते हैं इसका। एफटीए कैन बी कैटेगराइज एज ए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन, जिसे कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हम इसको ये भी कह सकते हैं। ओके, सो ये है हमारा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये है पूरा मामला। आयरलैंड इसका एक पार्ट है और ये है पूरा यूके। ये पूरा ट्रेड बैरियर खत्म कर देगा भारत से। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? जब भी आप मेंस का आंसर लिखोगे तो एसोसिएटेड चैलेंजेस, की वे फॉरवर्डिंग, की टेक अवेज, ऐसे सारे मुद्दे तो लिखने ही पड़ेंगे ना। देखिए, चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि अभी सिर्फ बात की गई है ट्रेड अग्रीमेंट की, सिग्नेचर की, साइन की बात की गई है कि एंड ऑफ 2022 तक ये काम चलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बीच में ही कुछ मामला फंस जाता है, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन ठीक नहीं हो पाते हैं, किसी XYZ रीजंस की वजह से वो ट्रीटी, वो अग्रीमेंट साइन नहीं हो पाता, इसलिए वो इंटरिम ही रहता है, अंतरिम ही रहता है। इंटरिम अग्रीमेंट विच रिड्यूसेस टैरिफ ऑन सम प्रोडक्ट्स which can however in case lead to significant delays in achieving comprehensive FTAs। ठीक है, तो कभी कभी कुछ कुछ मामलों में डिले हो जाता है, जैसे कि देखा गया था कि थाईलैंड में इंडिया ने थाईलैंड के साथ इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2004 में, लगभग टू रिड्यूस द टैरिफ ऑफ 84 गुड्स, बट द अग्रीमेंट वाज नेवर कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज्ड FTA। ये एक एग्जाम्पल है, मैंने जानबूझ के यहाँ मेंशन किया है, आप अपने आंसर में भी ऐसे ही मेंशन करेंगे। ओके, ऑलवेज सब्सटैंशिएट योर आंसर विथ योर कंटेंट। WTO का एक चैलेंज है, interim FTA do not graduate into full-time FTA and can also face challenges from other countries at the World Trade Organization। बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पता है 2-3 चैलेंजेस कि वर्ल्ड ट्रेड अग्रीमेंट के तहत FTA को क्या चैलेंज आ सकते हैं, तो प्लीज मेंशन करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, the WTO rules only permit member to give preferential terms to other countries if they have bilateral agreement that cover substantially all trade between them।
ठीक है, WTO के हिसाब से ये जो मेंबर्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक दूसरे को प्रेफरेंशियल टर्म दे सकते हैं किसी आइटम पे, किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, किसी कंट्री को। लेकिन जो FTA है, फुल FTA है, उसमें संदेह है, उसमें डाउट है। तो ये एक मुद्दा बन सकता है कि दूसरी कंट्रीज ऑब्जेक्ट कर सकती हैं इस पे। ये हालांकि बात की बात है, अब देखा जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन एक ये बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत अच्छी डील ये फाइनल हुई है, फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया एंड UK। ठीक है, सो ये है मेरा क्वेश्चन आज का। ये UPSC का मेंस क्वेश्चन है और इट कुड कम इन योर एग्जामिनेशन, यू नेवर नो। सो फ्रेमवर्क डिज़ाइन करके मुझे बता दीजिएगा क्या होगा, एंड देन वी विल डिस्कस अपने हम आंसर में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ओपेड एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। आप हमारा डेली करंट रिचुअल्स, CD रिचुअल्स फॉलो करिए, हमारे ओपेड एनालिसिस, करंट अफेयर एनालिसिस, डेली MCQs को सॉल्व करिए। अब तो इसकी महत्व और बढ़ गई है, प्रीलिम्स अब आने वाला है। बर्निंग इश्यूज, आज सुबह सुबह एक बर्निंग इशू रिलीज हुआ है, उसको आप देखिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल के ओपेड एनालिसिस में। पूछे गए क्वेश्चंस का प्लीज रेस्पॉन्ड कीजिए, मुझसे पूछिए। जब तक पूछेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मिलते हैं कल के ओपेड एनालिसिस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।